नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हाल में बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसने भारी तबाही मचाई है। जी बिल्कुल। ये घटनाएं बहुत चिंताजनक रही और इनका असर काफ़ी गहरा रहा है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों पर आधारित है। एक तरह से पूरी स्थिति का विश्लेषण है जिसका शीर्षक है जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन, एक विश्लेषण। हाँ, और ये स्रोत हमें मदद करते हैं समझने में कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और कितना व्यापक असर पड़ा। सही कहा, हमारा मकसद भी आज यही है कि इस पूरी घटना को ठीक से समझें। कितना बड़ा स्केल था, असली वजह क्या थी, फिर क्या कदम उठाए गए और सबसे ज़रूरी आगे के लिए क्या सबक है। मतलब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए एक आंकड़ा है जो काफ़ी चौंकाने वाला है। जम्मू शहर में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 380 मिलीमीटर एक दिन में, ये तो मतलब पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। ये आंकड़ा अपने आप में स्थिति की गंभीरता बता देता है। हाँ, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी कह सकते हैं हिमालय की तलहटी से शुरू होती है। जी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे घने काले बादल छा गए थे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर। एक तरह का अशुभ संकेत ही था वो। हाँ, और जो पहले हल्की बूंदाबांदी लगी, वो देखते ही देखते मतलब दशकों की सबसे भयानक बारिश बन गई। जैसा आपने कहा, 380 मिलीमीटर एक दिन में, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये मैदानी इलाकों की बारिश नहीं है, ये पहाड़ों की बारिश है, जिसका असर कहीं ज्यादा होता है। और इसका असर भी फौरन दिखा। चिनाब, झेलम, तवी जैसी जो बड़ी नदियां हैं, वो एकदम उफान पर आ गईं। खतरे के निशान से कई ऊपर। जी, उनका जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा। स्कूलों को फौरन बंद करना पड़ा। और पहाड़ों में तो भूस्खलन, जमीन धंसने लगी, जिससे मुख्य हाईवे बंद हो गए। कई इलाके एकदम कट गए बाकी दुनिया से। हाँ, ये कनेक्टिविटी का टूटना अपने आप में एक बड़ी आपदा है, खासकर ऐसे मुश्किल हालात में। सही। तो ये सिर्फ ज्यादा बारिश नहीं थी जैसा आप कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये ऐतिहासिक तौर पर एक अभूतपूर्व घटना थी। 380 मिलीमीटर का मतलब है कई महीनों की बारिश सिर्फ एक दिन में हो गई। ओह! और हमें ये भी याद रखना होगा कि हिमालय का क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बहुत संवेदनशील है। यहाँ की ढलानें, मिट्टी की बनावट, नदियों का जाल, ये सब मिलकर इसे ऐसी चरम मौसमी घटनाओं और उनके नतीजों जैसे भूस्खलन के प्रति ज्यादा वल्नरेबल मतलब कमजोर बनाते हैं। हाँ, ये मैदानी इलाका तो है नहीं कि पानी बस फैल जाए। यहाँ तो पानी तेजी से नीचे आता है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। बिल्कुल सही। पानी का वेग बहुत ज्यादा होता है पहाड़ी इलाकों में। और जैसे जैसे ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तबाही और बढ़ती गई। लोग बता रहे थे कि कैसे आंखों के सामने घर पानी में डूब गए, खेत बह गए। हाँ, डोडा, राजौरी, रियासी जैसे जिलों से तो खास तौर पर दिल दहलाने वाली खबरें और तस्वीरें आईं। पानी घरों में घुस गया। और कई पुल जो गांवों को, समुदायों को जोड़ते थे, वो बस ताश के पत्तों की तरह बह गए। सड़कें गायब हो गईं पानी के बहाव में। जी, और मुख्य रास्ते कई कई दिनों तक बंद रहे। इससे न सिर्फ आम जनजीवन ठप हुआ, बल्कि मदद पहुंचाना भी बहुत बड़ी चुनौती बन गया। और फिर इसका मानवीय पहलू, जो शायद सबसे दुखद है। सुनने में आया कि लगभग 5000 से ज्यादा लोग जो नदी किनारे या निचले इलाकों में रहते थे, उन्हें बचाव दलों ने निकाला। जी, रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलाने पड़े। सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस सब ने मिलकर काम किया। हाँ, और इन लोगों को फिर राहत शिविरों में ले जाया गया। सोचिए, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अचानक एक कैंप में रहना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। प्रशासन ने राहत शिविर लगाए जहां इन परिवारों को कम से कम अस्थायी पनाह मिली। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोगों की जानें भी चली गईं इस आपदा में। हाँ, दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। और जान के नुकसान के साथ साथ लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी आजीविका, वो तबाह हो गई। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। छोटे मोटे जो धंधे थे लोगों के, वो चौपट हो गए। जी, और सैकड़ों जगहों पर बिजली, पानी की सप्लाई ठप हो गई। इससे मुश्किलें और बढ़ गईं। हाँ, एक रिपोर्ट में किसी प्रभावित व्यक्ति का जिक्र था जिसने कहा, ऐसा लगा मानो सब कुछ खो गया। ये शब्द शायद उस हताशा को दिखाते हैं जो लोगों ने महसूस की होगी। बिल्कुल। और हमें यहाँ सिर्फ जो तुरंत नुकसान हुआ उससे आगे सोचना होगा। जैसे आपने पुलों की बात की,
एक पुल का बह जाना सिर्फ आना जाना रोकना नहीं है, हाँ, ये किसी गांव को जरूरी सेवाओं से काट देता है, बाजार से, अस्पताल से। इसका असर महीनों शायद सालों तक रह सकता है। सही बात है। और जो आजीविका नष्ट हुई वो सिर्फ एक फसल का नुकसान नहीं है, कई परिवारों के लिए ये उनके साल भर की कमाई थी, उनके बच्चों की स्कूल की फीस थी। हाँ, ये तो उन्हें आर्थिक रूप से बहुत पीछे धकेल देता होगा। बिल्कुल। और ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि जो समुदाय नदी तटों पर या निचले ज्यादा संवेदनशील इलाकों में रहते हैं वो कितने ज्यादा जोखिम में हैं। और अक्सर ये वही लोग होते हैं जिनके पास शायद संसाधन भी सबसे कम होते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आपदा का असर सबसे ज्यादा उन्हीं पर पड़ता है जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना भयानक क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं? देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा है। सिर्फ भारी बारिश को दोष देना मतलब पूरी कहानी नहीं समझना होगा। अच्छा, तो क्या कारण है? पहला तो जाहिर है जलवायु परिवर्तन। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि मौसम ज्यादा एक्सट्रीम मतलब अप्रत्याशित और चरम होता जा रहा है। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं ऐसी भयानक बारिश। हाँ, ये बात तो आप सब मान रहे हैं। जी, लेकिन इसके साथ ही जो स्थानीय स्तर पर मानवीय गतिविधियां हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई। देखिए, जंगल क्या करते हैं? वो एक तरह से प्रकृति के स्पंज और गार्ड हैं। स्पंज और गार्ड कैसे? हाँ, मतलब वो बारिश के पानी को सोखते हैं, अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और पानी के बहाव को धीमा करते हैं। जब जंगल कट लाते हैं तो जमीन खाली हो जाती है। अच्छा, तो पानी तेजी से बहता है, अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है, इसी से भूस्खलन होता है और नीचे पहुंचकर बाढ़ लाता है। तो जंगल का ना होना खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। समझ गया। और क्या कारण है? फिर है बाढ़ के मैदानों पर अनियंत्रित शहरी फैलाव। मतलब जो नदी के आसपास की जमीन होती है वो कुदरती तौर पर इसलिए होती है कि बाढ़ का पानी वहां फैल सके, जमीन में जा सके। हाँ, फ्लड प्लेन्स जिन्हें कहते हैं। जी, फ्लड प्लेन्स। लेकिन जब हम उन पर घर, सड़कें, बाजार बना देते हैं तो हम पानी का रास्ता रोक देते हैं। फिर पानी कहाँ जाएगा? वो रिहायशी इलाकों में ही घुसेगा। ये तो बहुत सीधी सी बात लगती है। हाँ, और इसके साथ ही जो निर्माण कार्यों के लिए या दूसरी परियोजनाओं के लिए मिट्टी का अंधाधुंध खनन होता है वो भी जमीन को कमजोर करता है, उसकी पानी सोखने की क्षमता घटाता है। और आपने करेवा का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, करेवा जम्मू कश्मीर के विशेष भूभाग हैं। ये ऊंची समतल पठारी जमीन होती है। ऐतिहासिक रूप से ये खेती के लिए और पानी को सोखने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन इनका भी काफी क्षरण हुआ है या इन पर निर्माण हो गया है। ओह, तो ये भी एक तरह के प्राकृतिक बफर थे जो अब कमजोर हो गए हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो पानी के बहाव को रोकने वाले जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच थे, जंगल, बाढ़ के मैदान, करेवा, वो या तो कमजोर हो गए हैं या खत्म हो गए हैं। और नतीजा ये कि हम लोग, हमारे समुदाय बाढ़ और भूस्खलन के प्रति पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं। हाँ, ये एक सीधी चेतावनी है कि कैसे हमने अपने ही पर्यावरण को बदलकर खुद को ज्यादा जोखिम में डाल दिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये करेवा और जंगल, जैसा आप कह रहे थे, जमीन के स्पंज जैसे हैं और हमने धीरे धीरे इन स्पंजों को या तो हटा दिया या उन पर कंक्रीट डाल दिया। हाँ, एक तरह से यही हुआ है। तो अब पानी के पास बहकर घरों में आने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जो विकास का मॉडल है उसी में कहीं कोई गड़बड़ है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। क्या तरक्की के नाम पर हम अनजाने में अपने लिए ही ज्यादा बड़े खतरे पैदा कर रहे हैं? हाँ, विकास तो चाहिए, लेकिन कैसा विकास? शायद इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, अब बात करते हैं प्रतिक्रिया की। जब इतनी बड़ी आपदा आई तो फौरन क्या कदम उठाए गए? हाँ, तो जैसा हमने पहले जिक्र किया, बचाव अभियान तेजी से शुरू हुए। सेना, एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय पुलिस प्रशासन सब फौरन हरकत में आए। और उनका पहला काम था फंसे हुए लोगों को निकालना, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना। जी, जो उन्होंने काफी मुश्किल हालात में किया भी। इसके अलावा उच्च स्तर पर भी इसे गंभीरता से लिया गया। हाँ, मैंने पढ़ा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से मिले। जी, ये दिखाता है कि केंद्र सरकार स्थिति की गंभीरता को समझ रही थी और नुकसान का सही अंदाजा लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम भी जम्मू भेजी गई, ताकि जमीनी हकीकत पता चले और आगे मदद की योजना बन सके, है ना? बिल्कुल। और एक बात और सामने आई जो थोड़ी अलग है, जवाबदेही तय करने की कोशिश। अच्छा,
कैसे? जैसे रियासी जिले के जो उपायुक्त यानी डीसी हैं, उन्होंने राहत कार्यों के दौरान कथित तौर पर गैर मौजूद पाए गए कुछ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। ओह, तो मतलब सिस्टम के अंदर भी ये देखा जा रहा था कि कौन मुस्तैदी के काम कर रहा है और कौन नहीं। हाँ, लगता तो यही है। ये शायद इस बात का संकेत है कि प्रशासन में भी ये महसूस किया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर मुस्तैदी और जवाबदेही बहुत जरूरी है, खासकर ऐसी आपदा के समय। सही बात है। तो ये तात्कालिक प्रतिक्रिया तो हुई, लेकिन क्या ये काफी है? क्या सिर्फ बचाव कार्य और दौरे काफी हैं? देखिए, ये तात्कालिक कदम जरूरी हैं, इनसे जानें बचती हैं, लोगों को फौरी राहत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं और जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, ये काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी आपदाएं बार बार आ रही हैं और उनके पीछे के कारण बने हुए हैं, तो सिर्फ हर बार प्रतिक्रिया देना एक तरह से बैंडेड लगाने जैसा है। हमें स्थायी समाधानों पर ध्यान देना होगा। मतलब सिर्फ आग बुझाने पर नहीं, बल्कि आग लगने से रोकने पे ज्यादा जोर देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाना होगा। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो भविष्य में ऐसे झटकों को बेहतर तरीके से झेल सके। तो ये स्थायी समाधान क्या हो सकते हैं? स्रोतों में कुछ सुझाव दिए गए हैं ना? जी हाँ, कई ठोस सुझाव दिए गए हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। पहला सुझाव है बाढ़ के मैदानों और जंगलों को फिर से बहाल करना। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, ये प्राकृतिक स्पंज और सुरक्षा कवच हैं। इन्हें वापस लाना या स्वस्थ करना बहुत जरूरी है, ताकि जमीन ज्यादा पानी सोख सके और बाढ़ का खतरा कम हो। ये सीधे तौर पर वनों की कटाई और फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण वाली समस्या का समाधान हुआ। जी। दूसरा है संवेदनशील जमीनों पर निर्माण को सख्ती से नियंत्रित करना। मतलब जहां खतरा ज्यादा है, वहां सोच समझकर निर्माण हो या ना हो। हाँ, और जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, सड़क, पुल, इमारत, उसे ऐसा डिजाइन किया जाए कि वो पर्यावरण के अनुकूल हो और आपदाओं को झेल सके। ये अनियंत्रित शहरीकरण के मुद्दे को एड्रेस करता है। तीसरा सुझाव है अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाना, पूर्व चेतावनी प्रणाली। बिल्कुल। इसमें आधुनिक तकनीक जैसे AI, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके मौसम का, खासकर अचानक होने वाली तेज बारिश या बाढ़ का ज्यादा सटीक पूर्वानुमान लगाया जाए, ताकि लोगों को समय रहते चेतावनी मिल जाए और वो सुरक्षित जगहों पर जा सके। जी, समय रहते सूचना मिलना जान बचा सकता है। चौथा है आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग देना, बेहतर निकासी योजनाएं, इवैक्यूएशन प्लान्स बनाना और राहत सामग्री पहुंचाने के नेटवर्क को मजबूत करना, ताकि जब आपदा आए तो हम ज्यादा तैयार हों। ओके। और पांचवा है सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, लोगों को बताना कि भारी बारिश में क्या करें, क्या न करें, कौन से इलाके खतरनाक हैं। जानकारी ही बचाव है। ये भी बहुत जरूरी है। और आखिरी छठा सुझाव क्या है? छठा और बहुत महत्वपूर्ण, प्रभावित परिवारों को समय पर और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सहायता और पुनर्वास में मदद देना, साथ ही बिजली, पानी जैसी जरूरी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करना। हाँ, ताकि जिंदगी वापस पटरी पर आ सके। इसमें कोई देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इन सभी समाधानों के पीछे जो मूल सोच है वो ये है कि हमें सिर्फ राहत पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि रोकथाम और लचीलापन, रेजिलियंस बनाने पर ध्यान देना है। और अगर हम देखें तो ये सारे समाधान उन कारणों से जुड़े हैं जिनकी हमने बात की थी। जैसे जंगल लगाना वनों की कटाई का जवाब है, निर्माण पर रोक अनियोजित विकास का। सही पकड़ा आपने। ये समाधान सीधे उन मूल कारणों को संबोधित करते हैं और ये साफ है कि ये काम सिर्फ कुछ छोटे मोटे बदलावों से नहीं होगा। इसके लिए एक प्रणालीगत बदलाव, मतलब पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। सिस्टम में बदलाव मतलब हमें सोचना होगा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अपने शहरों और गांव की योजना कैसे बनाते हैं, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, इसमें समुदायों को, हम सब नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। बिल्कुल। चुनौतियां जरूर आएंगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, संसाधन जुटाने होंगे, लोगों की आदतें बदलनी होंगी, लेकिन ये करना जरूरी है अगर हमें भविष्य में सुरक्षित रहना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात क्या निकलती है? मुख्य बात ये निकलती है कि जम्मू कश्मीर की ये हालिया आपदा सिर्फ खराब मौसम का नतीजा नहीं थी। ये चरम मौसम और इंसानी गतिविधियों जैसे पर्यावरण का विनाश और योजना बनाने में हुई चूक, इन दोनों के खतरनाक मिश्रण का परिणाम थी। और भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए या उनका असर कम करने के लिए
हमें इन दोनों ही मोर्चों पर काम करना होगा। जी बिल्कुल। हमें बदलते मौसम के हिसाब से ढलना भी होगा और अपनी विकास की प्रक्रियाओं को सुधारना भी होगा। उन्हें ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है ना? ये दुनिया भर के ऐसे पहाड़ी इलाकों के लिए एक सबक है। हाँ बिल्कुल। जहां भी जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास का खतरा है, उन सभी संवेदनशील इलाकों के लिए ये एक चेतावनी है और एक सबक भी। और स्रोतों में जो एक उम्मीद जताई गई है उसे दोहराना जरूरी लगता है कि इस आपदा से जो सबक मिले हैं वो बेकार ना जाए। हाँ, उम्मीद यही है कि ये अनुभव हमें स्थायी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे बदलाव जो न सिर्फ इंसानों की रक्षा करें बल्कि उस नाजुक पहाड़ी पर्यावरण की भी रक्षा करें जिस पर उनका जीवन निर्भर है। एक संतुलन बनाने की बात है जो शायद हमने कहीं खो दिया है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए, जो सीधे शायद स्रोतों में ना हो पर उनसे ही प्रेरित है। हाँ, बताइए। हम अक्सर तकनीकी समाधानों की बात करते हैं। बेहतर बांध, मजबूत दीवारें, हाईटेक चेतावनी सिस्टम, ये सब जरूरी हैं, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो समुदाय सदियों से इन पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके पास अपना भी तो एक ज्ञान है? कैसा ज्ञान? पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान, मौसम को समझने का, जमीन को पढ़ने का, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का। हाँ, होता तो है उनके पास ये ज्ञान। तो क्या इस पारंपरिक ज्ञान को हम आधुनिक आपदा प्रबंधन रणनीतियों में बेहतर तरीके से शामिल नहीं कर सकते? क्या असली लचीलापन सिर्फ तकनीक में है या तकनीक और परंपरा के संगम में छिपा है? ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पे सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।